नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर और न्यूज़ अफेयर 24 में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ अफेयर 24 समय समय पर अलग अलग विषयों पर जानकारी लेकर आता है, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आपको अलग अलग विषयों की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाए। उसी संदर्भ में आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं कैरियर काउंसलिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही बच्चों के 10th और 12th के एग्ज़ाम खत्म हुए हैं और ये वो समय है जब पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि अब भविष्य में उन्हें क्या सब्जेक्ट चुनने हैं, किस सब्जेक्ट से उनका कैरियर सफलता को छू सकता है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम स्टूडियो में जिनके साथ मौजूद हैं वो आपको बहुत बेहतर नॉलेज इस बारे में दे सकते हैं। मैं स्वागत करती हूं जितेंद्र सिंह जी का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ अफेयर में मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, आपका एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहूँगी। जितेंद्र सिंह जी फाउंडर ऑफ जेस ग्लोबल उदयपुर से हैं और कैरियर कोच, काउंसलर, विदेशी शिक्षा में एक्सपर्ट हैं। 12 से ज़्यादा जिलों में 145 से ज़्यादा कैरियर गाइडेंस सेमिनार के माध्यम से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों को लगातार गाइडेंस देते रहे हैं। देश और विदेश के 60,000 से ज़्यादा विद्यार्थी उनके गाइडेंस से अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। देश भर के सुप्रसिद्ध अखबारों और मैगजीन्स में कैरियर संबंधी आलेख आपके प्रकाशित होते हैं। आकाशवाणी, ज्ञान मंच और कई प्रसिद्ध डिजिटल माध्यमों से कैरियर और विदेशी शिक्षा से संबंधित वार्तालाप का प्रसारण आपका होता रहता है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जो सवाल करना चाहूँगी वो ये कि एक आम विद्यार्थी और पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि कैरियर काउंसलिंग एक्चुअली है क्या और ये किसके लिए और क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल मैडम, करियर काउंसलिंग की बात शुरू करते हैं और मैं आप बात शुरू करूंगा जब आपने पूछा है सबसे पहले कि क्यों ज़रूरी है। देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है। आज विद्यार्थी स्कूल का है या कॉलेज का है, पढ़ाई कर रहा है, बच्चे पेरेंट्स के साथ चाहते ये हैं कि उनका भविष्य बने। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर भविष्य बनाना है तो हम सही राह चुनें ताकि हमें सही सही मंजिल मिल पाए और उनका भविष्य वो सुरक्षित हो पाए। तो ज़रूरी तो इसके लिए है कि अपना अगर भविष्य सुखद बनाना है, सफल बनाना है, तो उसके लिए कैरियर काउंसलर ज़रूरी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्यों ज़रूरी है, उसकी बात की हमने। अब बात समझ में ये आती है कि क्या कैरियर काउंसलिंग है क्या आखिर। जी, एग्जैक्टली। देखिए, पेरेंट्स की मैं अगर बात करूं और स्टूडेंट्स के बेस में बात करूं तो आपने बताया कि 10th के बाद में एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव आता है हमारे स्कूल के बच्चों के लिए कि जब उन्हें विषय का चयन करना पड़ता है, स्ट्रीम का चयन होता है एग्जैक्टली। और फिर वो 2 साल पढ़ने के बाद में फिर 12th के बाद में फाइन ट्यून करना चाहते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि विषय का चुनाव कैसे किया जाए। तो यहाँ कैरियर काउंसलिंग जरूरी है। कौन से विषय का चुनाव किया जाए ये जरूरी है, क्यों किया जाए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए मैडम, आज की तारीख में हम देखें तो अलग अलग व्यक्तित्व है, हर बच्चा एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है ना। इट्स ए गॉड गिफ्ट कि हर बच्चे को भगवान ने अलग तरीके से बनाया। उसके सोचने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके इंटरेस्ट, उसकी पर्सनैलिटी, ये सबसे अलग है। तो हमें ये देखना है कि हम एक ही करियर ऑप्शन या 2-4 करियर ऑप्शन लेके हर एक बच्चे को वही ना पकड़ा दें कि चल बेटा तू भी यही कर ले, वो भी यही कर ले। तो हमें समझना पड़ेगा कि हर बच्चा अलग है, उसके व्यक्तित्व, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से उसको चयन। तो कैरियर काउंसलिंग की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण है मैडम कि अगर 10th के बाद देखा जाए और अगर किसी तरह से अगर पेरेंट्स या बच्चों ने ये पढ़ाव छोड़ दिया है, 10th के बाद में विषय ले लिया, 12th तक आ गए, लेकिन फिर वहाँ पे भी एक जंक्शन आ जाता है जहाँ पे फिर हम दोहराए पे खड़े होते हैं या बच्चे दोहराए पे खड़े होते हैं कि अब अगर मैं कॉमर्स के साथ 12th तक आ गया हूँ, कॉलेज में क्या विषय लिया जाए। जी बिल्कुल। या साइंस बायोलॉजी लिया है तो अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो इन सारे महत्वपूर्ण पड़ावों पे करियर काउंसलिंग जरूरी है। और मैं तो ये कहूँगा मैडम, इवन कॉलेज में भी बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं जहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के बाद भी उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या करना है। तो हम बात देखिए कि ओवरऑल कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों है। 80% से ज़्यादा बच्चे और 80% के बराबर ही पेरेंट्स आज इस कंडीशन में नहीं है किन्हीं कारणों की वजह से कि वो अपने बच्चे के लिए या खुद अपने लिए सही भविष्य का, सही करियर का लाइन चुन पाए, पाथवे चुन पाए। और इसके लिए हम जैसे एक्सपर्ट की ज़रूरत। जी, तो आप मुझे बताइए कि आपने इतने सारे सेमिनार जैसे किए हैं तो डायरेक्टली कितने पेरेंट्स और बच्चे आपसे गाइडेंस लेते हैं और अब तक का जो आपका अनुभव रहा है वो क्या रहा है। देखिए मैडम, जैसा कि आपने ही बताया मेरे इंट्रोडक्शन में, करीब करीब 145 से ज़्यादा करियर गाइडेंस सेमिनार की है 12 से ज़्यादा जिलों में। और मैं बताना चाहूँगा कि करियर काउंसलिंग के बाद में मेरे सोशल मीडिया और जो हमारा जेएस ग्लोबल के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से देश और विदेश के भी बच्चे और पेरेंट्स हमारे साथ में जुड़ते हैं। तो और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, देश की बात करूँ तो प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, गवर्नमेंट की बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सभी मुझे इनवाइट करते रहते हैं और मैं वहाँ जाता रहता हूँ। कमोबेश एक ही चीज़ देखने में आई है
कि ये जो 80% के आसपास का दायरा है वो बिल्कुल सही है। कितना भी अच्छा स्कूल ले लो, प्राइवेट स्कूल ले लो या गवर्नमेंट स्कूल ले लो, सभी जगह करीब करीब ये जो कन्फ्यूज़न है ये एक जैसा ही है। ओके। बच्चों को नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, या गफलत है, साइंस लूँ, बायोलॉजी लूँ या कॉमर्स लूँ। और पेरेंट्स की जो बात है, अगर मैं उनकी बात करूँ मैडम, तो दो तरह के पेरेंट्स हैं मोटे मोटे अगर तौर पे देखें तो। एक वो हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो तो अपने बच्चों को सही गाइडेंस नहीं दे पाते। अब अगर दूसरे में मैं वर्किंग हूँ, मैं वर्किंग पेरेंट्स की बात कर लूँ, तो या तो उन्हें इतना टाइम नहीं है जी, या उनके पास ओवर एक्सपोजर है कुछ सर्टेन करियर लाइंस का जी, बिल्कुल। और वो चाहते हैं कि अगर मैं डॉक्टर हूं या मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है या लॉयर है तो वही बन जाए। तो उनकी प्रॉब्लम ये मैडम कि उनके पास में एक लिमिटेड ऑप्शंस है, लिमिटेड एक्सपोजर है, और वो चाहते हैं कि वो बच्चा उन्हीं के पास चला जाए, उन्हीं के उसमें जाए। जबकि सिनेरियो है वो बहुत बदला हुआ आज की तारीख में। अगर हम आज देखें मैडम, आज से 10, 12, 15 साल से आप देखिए कि बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। करियर का जो पूरा लैंडस्केप है वो चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है। अब हुआ ये है मैडम कि इस टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन के बाद में और जो बाकी सारा लैंडस्केप चेंज हुआ है, हजारों नए करियर ऑप्शंस आ गए हैं, जिनके बारे में अनफॉर्चुनेटली न पेरेंट्स को पता है न बच्चों को पता है। तो अगर हम उसी 15 साल या 20 साल पहले जिस तरह से करियर का चुनाव करते थे या स्ट्रीम का सिलेक्शन करते रहे, अगर हम उसी तरीके से करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से ये तो बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा। इसके लिए करियर काउंसलिंग की जरूरत है। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि अभी भी 80% से ज़्यादा जो पेरेंट्स की बात करूं अगर, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। अब देखिए, बच्चे को कोचिंग में भेज देंगे, लाखों रुपए वहां खर्च कर दिए जाएंगे। अच्छी स्कूल है, आपको ही पता है मैडम, 60-70 हज़ार 80 हज़ार से कम की फीस कहीं नहीं है एनुअली। लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर वो कैरियर काउंसलिंग में खर्च करना चाहे तो कई जगह वो लोग भी देख लेते कि अरे सर, कैरियर काउंसलिंग के लिए मुझे इतना खर्च करना पड़ेगा। लेकिन हमें देखना है कि बच्चे की पूरी लाइफ का सवाल। तो अगर इस पे थोड़ा सा भी फोकस करें तो आई एम श्योर कि चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती है बच्चों के लिए। और आज जो बच्चों का कंफ्यूजन है, देखिए आप हर दिन अखबार आप भी पढ़ते हैं, आप डिजिटल मीडिया से जुड़ी हैं, टीवी की बात करें, अभी नीट का एग्जाम हुआ, नीट एग्जाम से पहले इतने सारे सुसाइड केसेस हुए हैं। बिल्कुल। ये सब क्या दिखा रहा है हमें? ये हमें दिखा रहा है कि अगर हम मजबूरन बच्चों को उस तरफ धकेलेंगे जो वो नहीं चाहते हैं, उन करियर होते हैं, तो बच्चे प्रेशराइज होंगे, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होगा। और चूंकि बच्चे आज की तारीख में इंट्रोवर्ट भी ज़्यादा है, किसी से कह नहीं पा रहे अपना दिल का दर्द, दे आर गोइंग टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, सुसाइड एंड ऑल दैट। तो हमें कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति को समझकर ये देखना पड़ेगा कि क्या उस बच्चे के लिए सही है और क्या गलत है। और कितने सारे, फॉर्चुनेटली मैडम, आज समझिए बात को, कुछ सालों पहले तक जो कुछ गिने चुने उंगलियों पे गिनने लायक करियर ऑप्शन होते थे, आज की तारीख में हजारों करियर ऑप्शन हैं, देश और विदेश में। लेकिन मैंने फिर कहा, लोगों को पता नहीं। तो इसके लिए कैरियर काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि उन्हें उस सब्जेक्ट के बारे में पता है, नए नए कैरियर ऑप्शंस के बारे में पता है, फ्यूचरिस्टिक कैरियर ऑप्शंस के बारे में पता है। उससे भी इंपॉर्टेंट, वो उस कंडीशन में है, उनके पास ऐसे टूल हैं जहां वो बच्चे से बैठ के अगर 1 घंटा बात करेंगे, वो बच्चे को पूरा स्कैन कर सकते हैं, उनकी पूरी साइकोलॉजी, उनकी पर्सनैलिटी समझ सकते हैं, और उसके हिसाब से उस बच्चे के लिए क्या सही करियर ऑप्शन रहेगा, उसका बहुत सही जस्टिफिकेशन पेरेंट्स और बच्चों को दे पाएंगे। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर या फिर प्रशासनिक अधिकारी या फिर जज और यही बनाना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैडम देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि एब्सोल्युटली आज की तारीख में बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो सामाजिक दबाव में, मैंने आपको कहा कि कई पेरेंट्स ये मान लेते हैं कि मेरे बच्चे का जो करियर है या उसका जो ऑक्यूपेशन है वो एक दिखावे की चीज़ है। जैसा कि हमारे अगर हमारे ड्राइंग रूम में कोई इम्पोर्टेड शोपीस हो उस तरह से, तो बहुत फ़ख्र के साथ बताना चाहते हैं कि मेरा बेटा MBBS कर रहा है, या मेरा बेटा MBBS की तैयारी कर रहा है, या मेरा बेटा IIT में इंजीनियरिंग कर रहा है। जबकि देखिए, ये चीज़ उसकी नहीं है। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की परवरिश अलग होती है, उसका एप्टीट्यूड है, उसका इंटरेस्ट है, वो अलग होता है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, पेरेंट्स को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों से निकल के आएँ। दुनिया बहुत बदल गई है, हज़ारों नए नए करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस भी हैं जो आने वाले 4 से 5 सालों में, जब ये स्कूल का बच्चा कॉलेज से निकल के जॉब मार्केट में आएगा, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं वो ऑब्सोलेट हो जाएंगे। लेकिन पेरेंट्स उस बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, और अभी भी उन्हीं गिने चुने उंगली पे गिनने वाले ऑक्यूपेशंस हैं, उनके ऊपर लगे हुए हैं। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि सर, आप थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाइए,
हॉराइजन बढ़ाइए, देखिए कि हजारों नए करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसके इंटरवेंशन के कारण समझ लें, या बच्चों की जो चेंज होते हुए हैबिट्स हैं उसके कारण समझ लीजिए, या और बहुत से कारण हैं जिनके कारण नए नए करियर ऑप्शंस आ रहे हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे हैं भी ऐसे जो ले भी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स अभी उसमें, मैंने आपको बताया मैडम कि कोचिंग के बारे में बताऊं मैं, कई पेशेंट सामाजिक उसमें दबाव में लेते हैं पेरेंट्स, और बहुत सारे लोग आज की तारीख में देखिए कोई बहुत बड़ा कमर्शियल एरिया है कोचिंग क्लासेस का। सक्सेस रेट तो मैं बहुत ब्लंटली कहना चाहूँगा कि जब बच्चे आईआईटी या जेई या नीट की कोचिंग में जाते हैं, उनमें से सक्सेस का परसेंटेज सिर्फ 2 से 3% है। ओके। और इसका लेकिन अखबारों के जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट हैं, टीवी के जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट हैं, वो देख के हर पेरेंट्स ये समझता है कि बस मेरा इतना सा जिम्मेदारी है मेरी कि मैं बस अपने बच्चे को कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस में एडमिशन करा लूं, और जब वो बच्चा वहां से निकलेगा तो वो स्टेथोस्कोप लगा के ही निकलेगा या इंजीनियरिंग की डिग्री लेके निकलेगा। लेकिन ये सच ऐसा है जो नहीं है जी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जब स्कूलिंग थी तो हमारे स्कूलों में थोड़ा ऐसा था कि बच्चों को ट्यूशन पे भेजना, कोचिंग से भेजना अलाउ नहीं था। उस टाइम पे पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट कहा जाता था कि बच्चे जो पढ़ेंगे वो स्कूल में पढ़ेंगे, अपने टीचर से पढ़ेंगे। जब आप लोग फीस यहाँ भरते हैं, हमने टीचर्स यहाँ खड़े कर रखे हैं, तो आप क्यों अपने बच्चों को ट्यूशन या कोचिंग पे भेजते हैं? तो वो स्ट्रिक्टनेस आज स्कूल वाले भी क्यों वो जिम्मेदारी नहीं निभाते? मुझे लगता है कि अगर वही स्ट्रिक्टनेस दोबारा आज की जाए तो ये कोचिंग क्लासेस का जो माया जाल है वो खत्म हो जाए। मैडम मैं वही कहूँ, जिम्मेदारी फिर से पेरेंट्स के कंधों पर आ जाती है ना। आज की तारीख में देखिए, आप भी अवेयर हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं वो डमी स्कूल के रूप में चल रहे हैं, और पेरेंट्स का डिसीजन देखिए कि वो 6ठी 7वीं 8वीं या 10वीं क्लास से बच्चों को कोचिंग में डालते हैं, जहाँ की जरूरत है। देखिए हमें समझना पड़ेगा, जो बच्चा है आज की तारीख में 14-15 साल का, उसकी आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता है तो वो, अगर आप उसको कितना भी अच्छा करियर में उसको सक्सेस दिला दीजिए, उसकी काम नहीं आएगी। आप देखिए आज की तारीख में कई IITs, IIMs की डिग्रीज लेके बंदे बैठे हुए हैं एंड दे आर जॉबलेस, जस्ट बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी है वो दुनिया से मैच ही नहीं खा रही है, वो उस दुनिया के साथ मैच ही नहीं कर पा रहे। सो मेरा ऐसा सोचना है खुद का, मेरी पर्सनल ऐसी थिंकिंग है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं इसीलिए डमी स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, मैं तो सीधा साधा कहता हूँ डमी स्कूल बहुत खिलाफ हूँ। और अभी आप देखिए CBSE ने भी बहुत जल्दी निर्णय लेने वाली है, डमी स्कूल के ऊपर कार्रवाई होने वाली है, और ऐसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ डमी स्कूल के रूप में देश हो सकता है आने वाले टाइम में उनको एग्जाम देने से भी बाहर कर दिया जाए। तो हमें समझना पड़ेगा, स्कूल जो है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो मैं पेरेंट्स के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा सभी से कि प्लीज अपने बच्चे के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे सबसे ध्यान दीजिए, और उसके लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है कि उनको आप 12वीं तक पूरे फुल टाइम स्कूलिंग में ज़रूर भेजिए। जी। तो आप मुझे बताइए कि आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं। मैंने महसूस किया है कि बहुत ज़्यादा से आप कोटा सबसे ज़्यादा है जहाँ बच्चे कभी भी सुसाइड करो, और बहुत छोटे छोटे बच्चे जी। तो इसकी क्या वजह मानते हैं कि बच्चों का क्या मानसिक इस समय स्थिति क्या है कि वो इतने दबाव में आकर और सीधा सुसाइड जैसा कदम उठाते हैं? जी मैडम देखिए, मैंने ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि कोरोना के बाद से कहीं ना कहीं वो एक टाइम जो आया था लॉकडाउन का पीरियड, और उसके बाद में लोगों की पर्सनैलिटी बहुत चेंज हुई है, और स्पेशली बच्चों पे, किशोरावस्था में थे, क्योंकि आप देखते हैं कि डेवलप होने वाले बच्चे हैं, तो उनके ऊपर उसका बहुत ही रिवर्स इम्पैक्ट पड़ा। और वहाँ से शुरुआत ही हुई है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होने शुरू हुए। आपको बहुत गिने चुने बच्चे आज की तारीख में मिलेंगे जो एक्सट्रोवर्ट हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, अदरवाइज उनकी 2 चीज़ें हैं, चुप रहेंगे या मोबाइल पर लगे रहेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अभी डेवलप हो रही है, और ज़्यादातर बच्चे इसी केस में। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं, इवन पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दायरा है वो बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले ये होता था कि कम से कम एक टाइम का खाना पेरेंट्स और बच्चे साथ खाते थे, और कम से कम उस डाइनिंग टेबल पे या भारतीय पद्धति से जब भी जिस तरह से बैठ के खा रहे हैं, हम लोग बातचीत का दायरा बढ़ा देते। अब आज की तारीख में ये हो गया कि शायद पापा अगर लेट आ रहे हैं तो वो खाना पापा लेट खाएंगे, बच्चा पहले खा जाएगा, मम्मी उसके बाद खा रही है। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन टूटता जा रहा है। तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जब ये दूरियां बढ़ रही हैं, तो कहीं कम्युनिकेशन का जो ब्रिज है वो टूट गया एक तरह से। और जब बच्चे अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं, उनके लिए उनके जो मतलब मैं कहूँगा कि दिल की बात सुनने वाले या तो उनके कुछ फ्रेंड्स रह गए हैं या कुछ और, या सोशल मीडिया जो बिल्कुल उन्हीं की मानसिक स्थिति जैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए पेरेंट्स के लिए
बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट जो है वो अपने बच्चों से वापस बढ़ाना पड़ेगा, वो खुल के अपनी बात कह पाए। और इसी में करियर वाला भी चॉइस भी आ जाता है कि बच्चों से पूछिए। मैं तो कहता हूँ कि एनकरेज करता हूँ बच्चे और पेरेंट्स है वो खुल के इस बारे में बात करें, 9वीं 10वीं से ही शुरुआत करें उसकी, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, देखें किस ऑप्शंस में क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है। एक तराजू में जब तोलते हैं अपन ना, इस तरफ आप उनके बेनिफिट्स रखिए, उस तरफ आपके प्रॉस एंड कॉन्स रखिए, और उसके बाद देखिए। तो अगर ये कम्युनिकेशन है, अगर ये डायलॉग शुरू होगा फैमिली में हेल्दी तरीके से, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं बच्चों की पर्सनालिटी भी निखर के आएगी और करियर का जो डिसीजन है भी बहुत लॉजिकली सामने निकल के आएगा। ओके तो आप मुझे बताइए कि फॉरेन कंट्रीज़ में आज भी MBBS जो है वो काफ़ी प्रचलित है, बहुत ज़्यादा उसमें चल रहा है, तो इस बारे में आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? जी मैडम, नीट एक बहुत बड़ा मेडिकल का जो फील्ड है वो उसके बारे में बहुत चर्चा भी है। अभी देखिए, अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है। आयरनी ये है कि हमारे देश में मुश्किल से 1,17,000 के आसपास टोटल सीट्स हैं, और जहां ऑन एन एवरेज अगर मैं पिछले 4-5 साल की बात करूं तो 20-22 लाख से लेकर 24 लाख तक बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं मेडिकल की जो एग्ज़ाम है उसमें बैठ रहे हैं और चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, MBBS की पढ़ाई कर ले। लेकिन आयरनी ये है मैडम कि हमारे यहाँ, जैसे मैंने बताया, कि वो गैप डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ सीट से 1,17,000 और बच्चे हैं इतने सारे। अब उसमें से भी 1,17,000 से मैं करीब करीब मान लेता हूँ कि 50% सीट्स जो है वो गवर्नमेंट की है, जहाँ पे बच्चों को अगर वो सीट्स हासिल करनी है तो कम से कम नीट में जो स्कोर है 650 के आसपास का चाहिए उनको। अब अगर यहाँ पे नहीं हो पाता है तो प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। वहाँ पे अगर आपको फीस देने लायक मैं अगर बात भी करूँ तो मध्यम वर्ग तो शायद सोच भी नहीं पाएगा, और निश्चित तबके की भी बात नहीं, क्योंकि कम से कम ऑन एन एवरेज 1 करोड़ की फीस होती है वहाँ। तो अब बचता क्या है हमारे पास में, उन बच्चों के पास, उन पेरेंट्स के पास में ऑप्शन ये बचता है कि वो फॉरेन एजुकेशन के लिए जाएं, MBBS है वो बाहर के देशों से करें, और इसी वजह से पॉपुलरिटी बढ़ रही है। मैंने बताया आपको कि 22 लाख से बच्चे हैं, जब मैं अगर कहूँ 2 से 3 लाख 4 लाख बच्चे भी अगर बाहर जाने के लिए ट्राई करेंगे तो उनके लिए जरूरी है। तो इस वजह से ये पॉपुलरिटी धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है और बहुत सारे अच्छे डेस्टिनेशन निकल के आए हैं। अब उसमें भी ये है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी पेरेंट्स जो हैं वो इसमें भी सही निर्णय नहीं ले पाते, यहाँ भी एक तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है। देखिए, ज़रूरत ये है मैडम कि आज हमारे यहाँ 2 तरह के पैरामीटर हैं। मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट सीट में करने के लिए कम से कम 650 नंबर चाहिए। हमारे यहाँ पे नीट ने एक परफॉर्म बना रखा है प्रोसेस कि अगर कोई बच्चा वो 130, 35 से 140 नंबर के आसपास, ये वेरी करता है हमेशा, हर साल एक कट ऑफ आता है, और वो अगर नंबर ले आता है उस नीट में तो वहाँ पे वो बच्चा MBBS फॉरेन से करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। जबकि हमें समझना ये मैडम कि ये एलिजिबिलिटी का नंबर है सिर्फ। अगर देखिए, अगर बच्चा कैपेबल है तो वो कम से कम 300, 400, 500 नंबर लाएगा, लेकिन अगर वो उतने नहीं ला पा रहा है तो हमें यहाँ भी सोचने की जरूरत है कि क्या वो बच्चा MBBS बाहर से करने लायक है। क्यों? क्योंकि मेजर चैलेंज ये नहीं है कि वो बाहर से कर पाएगा ही नहीं। पेरेंट्स देखिए उसके लिए पैसा भी अरेंज कर लेंगे, उसको 5-6 साल के लिए भेज भी देंगे, वो पढ़ाई भी कर लेगा, लेकिन असली चैलेंज शुरू होता है उसके आने के बाद में। क्योंकि नीट का एग्जाम देने के लिए सबसे पहले ये है कि अगर MBBS आपने बाहर से किया है तो आपको इंडिया में आने के बाद में नेक्स्ट या FMCG का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, और वो सबसे बड़ी चुनौती रहती है। और उसका परसेंटेज अगर मैं बात करूं तो आप भी चौंक जाएंगे, ज्यादातर पेरेंट्स जिनको नहीं पता है, ऑन एन एवरेज पिछले 5 से 7 सालों का जो एवरेज सक्सेस परसेंटेज है दैट इज हार्डली 10 to 15%। इसका मतलब ये कि 1000 बच्चे अगर उस एग्जाम में बैठेंगे तो आप सोच लीजिए कितने पास होने वाले हैं। 150 मैक्सिमम। अब वो बाकी के 750, तो वो बाकी के 750 क्यों हो रहे हैं उसके लिए भी पेरेंट्स को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और स्ट्रेटेजिकली प्लान करना चाहिए। किसी अच्छे करियर काउंसलर से मिलें, सोचें, डिस्कस करें कि क्या मेरा बच्चा इस नीट स्कोर पर बाहर जाने लायक है, क्या मुझे इसको भेजना चाहिए। तो मैडम ये बताया मैंने आपको कि ये भी एक बहुत बड़ा काउंसलिंग का पार्ट है, जहां भी अगर हम सोच समझ के निर्णय लें अगर पेरेंट्स, तो उनका कम से कम 40 से 50 लाख रुपए बचेंगे और उस बच्चे के जीवन के इंपॉर्टेंट 5 to 6 ईयर से वो भी बचेंगे। मेंटल हेल्थ पे भी इसका असर काफी बुरा पड़ता है अगर बच्चे उस चीज को पास नहीं कर पाते। बिल्कुल मैडम, आप समझिए कि जिस बच्चे ने 6 साल लगाए हैं, जिसके पेरेंट्स ने 40 लाख रुपए लगाए हैं, और अगर वो इंडिया आने के बाद अगर वो FMGC 1 या 2 या 3 अटेम्प्ट में नहीं पास कर पा रहा है तो मतलब वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ना गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है ना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है जी। तो आप तो समझिए कि उसका भविष्य ही पूरा खतरे में आ जाता है। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादातर पेरेंट्स दुर्भाग्य से समझ नहीं पा रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग उनके पास पहुंच जाते हैं उनको सलाह देने के लिए जो खुद इस मामले में बहुत ज्यादा जानते नहीं है, या फिर बरगलाने की कोशिश होती है। तो मैं तो सारे पेरेंट्स से आपके मंच के माध्यम से फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज
अगर हमें आप ये सोच रहे हैं, डिसीजन लेने वाले हैं, नीट का रिजल्ट शायद कुछ दिनों में आ जाएगा और उससे पहले अगर चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में आप देखिए, जानकारी लीजिए, मेरे बच्चे के लिए क्या चीज़ सही हो सकती है, कौन सा डेस्टिनेशन सही रहेगा, और अगर मेरे बच्चे के नंबर अगर उस लेवल पे आ रहे हैं जहाँ पे वो आने के बाद में मुझे लगता है कि वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा तो ही उसको भेजें। अदरवाइज मैं फिर से कहना चाहूँगा पेरेंट्स और फ्रेंड्स, बायोलॉजी में भी 12th के बाद में दुनिया भर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको एक्सप्लोर करिए। आई एम श्योर कहीं ना कहीं उस बच्चे के लिए कोई ना कोई अच्छा ऑप्शंस जरूर मिल जाएगा, देश या विदेश में। जी, तो आगे आप ये बताइए कि स्कूली बच्चों के लिए जितना ज़रूरी है कैरियर काउंसलिंग, कॉलेज के बच्चों के लिए भी वो चीज़ उतनी ही ज़रूरी है? मैडम देखिए, मैंने आपको कहा कि कोई चीज़ें अगर प्राइमरी लेवल पर ठीक हो जाए तो शायद उसको बाद में ठीक करने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन कॉलेज में जो मैंने देखा वो यही देखा है कि यही 10th के बच्चे जिन्होंने या उनके पेरेंट्स ने उस वक्त काउंसलिंग नहीं किया, गलत सिलेक्शन करके कॉलेज तक आ गए, अब उसके बाद में अगर कॉलेज में भी आ गए तो वो न तो उन विषय में उनका इंटरेस्ट है और न उसमें वो एक्सेल कर पा रहे हैं। तो जब दोनों ही चीज़ें नहीं है तो कहीं ना कहीं एक अशांत मन है, उनका मन उस फील्ड में लग नहीं रहा। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, बीटेक कर रहा है बच्चा और उसके बाद में वो कंटेंट राइटिंग कर रहा है। कोई बच्चा बीटेक करते हुए मैंने देखा, वो कह रहा सर मुझे तो पायलट बनना था जी। तो ऐसे हजारों इंसिडेंट्स मुझे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है, तो अगर हम उसकी शुरुआत ही सही कर लें, अगर बच्चा जब स्कूल में पढ़ रहा है 10th 11th 12th, अगर ये 3-4 साल हैं, 9वीं से लेकर शुरुआत करें हम लोग और अगर उसी लेवल पे कर ले तो शायद वो जो कॉलेज में हमें बच्चों की जो चुनौतियां देखनी पड़ रही है, जो अभी भी क्लैरिटी नहीं है उनको अपने करियर के बारे में, वो शायद आए ही ना। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि स्कूल इज द राइट प्लेटफॉर्म जहां पे अपनी कैरियर काउंसलिंग करें, ताकि आगे की जो मंजिल है, जो रास्ता है, वो भविष्य का साफ हो जाए। तो जैसे कि आपने मुझे बताया अभी कि काउंसलिंग हमारे इंडियन बच्चों के लिए तो डेफिनेटली ज़रूरी है ही, क्या विदेशों में भी इस चीज़ का कोई प्रचलन देखने को मिलता है जहाँ पर बच्चों को इस तरह की गाइडेंस दी जाती है? मैडम ज़्यादातर जो अच्छे कॉन्सेप्ट हैं हमारे देश में बाहर से ही आते हैं जी, और नेचुरली हर स्कूल में काउंसलर होते हैं, वहाँ पे हर बच्चों का जो इंटरेस्ट है, आप जान के ताजुब करेंगे मैडम, विदेशों में ज़्यादातर जगह पे ना 30% से ज़्यादा बच्चे जो हैं, वेस्टर्न में विकसित देशों की बात कर रहा हूँ, डेवलप कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, 30% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कॉलेज एजुकेशन में नहीं चाहते हैं। ओके, राइट। और वो करते क्या है फिर? सिंपल सी बात है, स्कूल करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन हो गया उनका सारा, मतलब बेसिक एजुकेशन, और उस एजुकेशन के बाद में वो एक करियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग लेते हैं, उस तरह का कोर्स करते हैं और उसके बाद में वो जॉब मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन वो 2 या 3 साल जो स्कूल के बाद उनकी प्रिपरेशन में लगते हैं, वो उसके हिसाब से ही लगते हैं कि उनका किस में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, उनका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, उनका मेडिकल के किसी भी दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट है, उनका डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, उनका स्पोर्ट्स में है, तो वो अपने हिसाब से वो चुन लेते हैं और उसके बाद में वही करियर बना लेते हैं। तो मतलब हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन का जो है उसमें तो जरूरी नहीं, मैंने यही कहा आपको कि अगर स्कूल में ही आपका ये सारी चीज़ें अगर सही तरीके से हो जाएं तो शायद हमें आगे के लेवल पे चुनौतियों का सामना करना ही ना पड़े। तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारे देश में ज़्यादातर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जॉब ओरिएंटेड बने, वो लोग उनको स्किल डेवलपमेंट में कम डालना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बिजनेस एक रिस्क है, तो इस वजह से अक्सर मैंने देखा है कि पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादातर तो गवर्नमेंट जॉब ही चुने। मतलब एक पार्ट हमारे पास आ गया डॉक्टर, इंजीनियर और ये वाला, और एक मैंने पार्ट देखा है जहाँ पर ज़्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी प्रशासनिक अधिकारी बन जाए या फिर कोई ऐसी जॉब जो कि एकदम सेफ एंड सिक्योर हो। तो ये भी रेशो आपको लगता है कि विदेशों में, मुझे लगता है वहाँ पर कम है? मैडम देखिए, विदेशों की बात नहीं करूँ, आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीनी, मैं कहने ही वाला था। गवर्नमेंट जॉब का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत मिसकंसेप्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं किसी भी स्कूल में जा रहा हूँ, मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको, और मेरा ये सवाल होता है उस ऑडियंस से, सारे बच्चों से, आप में से कितने बच्चे गवर्नमेंट जॉब में करना चाहते हैं? और आप यकीन मानिए, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल या कॉलेज, अगर मैं कहीं भी चला जाऊँ, करीब 70% हाथ खड़े हो जाते हैं कि सर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जी बिल्कुल, कि उनको उसी तरीके से रेडी किया जाता है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा मैडम, और देखिए बच्चे फेल भी कहाँ होते हैं, यही होते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँ आपको, ग्रेजुएट होता है बच्चा, शुरुआत करता है कि चलिए मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी से तैयारी करता है जी, सबसे ऊपर आता है, 2 साल 3 साल देता है, नहीं आता, फिर नीचे आता है सर बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, बैंक में भी 2 साल देता है, उसके बाद नहीं कर रहा हूँ, तो उसके बाद पटवारी, एलडीसी, जो कुछ भी मिल जाए वो करता है, और उसके बाद जीवन के 7-8 अच्छे महत्वपूर्ण साल निकालने के बाद में फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है
फिर सोचता है कि अब मैं आगे क्या करूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा मेरा है सीधा आपसे- सॉल्यूशन है मैडम, जी। मेरा सीधा सॉल्यूशन है उसके लिए। मैं उसी बात पे आऊँगा जब मैंने कहा कि अगर मैं कॉलेज में बात करता हूँ तो कहता हूँ स्कूल जाइए, पूरा कंप्लीट करिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने स्किल डेवलपमेंट कीजिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप कीजिए। क्योंकि अगर पर्सनालिटी डेवलप करेंगे आपको नौकरी प्राइवेट में भी मिल सकती है, गवर्नमेंट में भी मिल सकती है, और आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने सिर्फ कुछ ही चीज़ों पे फोकस किया, अगर आपकी पर्सनालिटी नहीं बनी, तो दुनिया में चुनौतियां बहुत है। देखिए आपके लिए कोई भी तस्वीर में लाके चीज़ें आपको कोई नहीं परोसने रखेगा। वाला कोई भी नहीं है। सिर्फ माँ होती है, वो बच्चे को, भूखे बच्चे को, शायद वर्किंग वुमेन ना हो तो बच्चों को शायद खाना लाके, थाली लाके सामने दे सकती है। उसके अलावा जिंदगी में मैं कहना चाहता हूँ सारे युवाओं को, सारे दोस्तों को, कि आपको कुछ ना कुछ रेडीमेड नहीं परोसा जाएगा दोस्त, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, इट इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड डू। अगर ये करते हैं तो 100% है कि आगे कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर लेंगे आप। लेकिन अगर ये नहीं किया तो मान लीजिए कि आपके सामने चुनौतियां ढेरों आने वाली है, और उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे भगवान ही जानते। जी, तो बस आप मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि जैसे कि आपने ये तो बता दिया कि करियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, कहाँ से ज़रूरी है और कहाँ कहाँ पर होनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि ये चार्जेबल है, ये तो डेफिनेटली, हम फ्री में तो किसी को कुछ भी एडवाइस नहीं दे रहे, तो जो लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते वो फिर किस स्टेज पे या किस जगह पे जाकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं? मैडम देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आज एक एवरेज बच्चा भी है जो 60-70 हज़ार की फीस दे रहा है, और देखिए मैं आपको एक मिथ दूर करना चाहूँगा कि कैरियर काउंसलिंग कुछ ऐसा नहीं है कि आपको हज़ारों लाखों रुपए देने हैं। जी। बहुत ही मिनिमम फीस होती है उसकी, है ना, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है वो। लेकिन आप मानिए, अब मैं पेरेंट्स यही कहता हूँ, जब वो कहते हैं कि सर ये फीस कुछ ज़्यादा है, तो मैं कहता हूँ सर आपका बच्चा आपके लिए क्या है? बोले सर मेरा बेटा तो अनमोल है। तो मैंने कहा सर आप अगर 60-70 हज़ार 80 हज़ार की फीस स्कूल में दे सकते हैं, उसका एक छोटा सा भाग क्या आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते? अब देखिए, मैंने हजारों केसेस ऐसे देखे हैं जहां पेरेंट्स ने 2-2 साल ड्रॉप करा के नीट की आईआईटी की तैयारी कराई है, कोटा या कहीं और भेज दिया। अगर वो 5-7-8 लाख रुपए वहां खर्च कर सकते हैं, तो क्या एक छोटी सी फीस कैरियर काउंसलिंग की नहीं दी पर जा इस सकती? बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम जाएं तो जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अफोर्ड कर सकते हैं। मैडम मैं तो आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं बहुत आपके लिए भी शायद अचंबा होगा, मैं बहुत कंटिन्यूस रूप से मुझे JNV जवाहर नवोदय विद्यालय जो स्कूल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सबसे बेहतरीन स्कूल हैं, जी, जी। और उनमें पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण परिवेश के। आप यकीन मानिए मैडम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए अलग बजट दिया हुआ है कि उन बच्चों का कैरियर काउंसलिंग करवाया जाए, उन बच्चों का साइकोमेट्रिक टेस्ट लगातार करवाया जाए 9वीं साल के बाद, 9वीं क्लास के बाद में। तो जब अगर वहाँ पे ये हो सकता है, हम देखिए कंपेयर कैसे करते हैं। आज अपना एक अच्छा पेरेंट्स है जो वेल टू डू है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है ना मैडम, जब वहाँ की अगर वो फीस अफोर्ड कर सकता है तो ये कैरियर काउंसलिंग क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल 100% कर सकता है। और यकीन मानिए, जब आप उसका पेमेंट करेंगे, लेकिन उसके बाद जो बेनिफिट्स होने वाले हैं उनको, दैट विल बी अनमैच्ड। तो जैसा कि जितेंद्र जी ने भी आपको बताया कि कैरियर काउंसलिंग बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर हम पिछले कुछ दशकों में जाएं तो बच्चों के लिए चॉइसेस कम थी, बच्चे संयुक्त परिवार में भी थे, तो उस समय पे लोगों को बच्चों को गाइडेंस देना भी आसान हुआ करता था। लेकिन आज हम जिस परिवेश में हैं वहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, माता पिता के पास समय भी नहीं होता, और वो ज़्यादातर यही चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं हमारे बच्चे भी वही करें। इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस बच्चों से माता पिता की बहुत ज़्यादा रहती है कि हमारे बच्चे कुछ ऐसा करें कि हम दुनिया में दिखें, नाम कमाएं। वो अपने बच्चों की क्वालिटीज़ पे या उनकी जो रुझान है उस पर कम ध्यान देते हैं। जितनी बातें मुझे जितेंद्र जी ने अभी बताई, उससे मुझे ये समझ में आता है कि बच्चों से पहले पेरेंट्स को गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वही वो सीढ़ी है, क्योंकि बचपन से ही बच्चों को बताया जाता है पढ़िए लिखिए और एक प्रशासनिक नौकरी कीजिए, गवर्नमेंट जॉब करनी है या फिर ये करना है। उनसे नहीं पूछा जाता कि उनका दिमाग किस चीज़ में हो सकता है कि वो आर्टिस्ट बनना चाहते हो या कुछ और बनना चाहते हो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूर बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को है। तो आप इस तरीके से अभी जिस तरीके से बच्चे पास होकर निकलेंगे 10th एंड 12th में, तो आप भी कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को सही समय पर सही गाइडेंस दे पाए, ताकि उन बच्चों का सालों साल ना बिगड़े और आपका पैसा। तो फिर इसी तरीके से किसी नए मुद्दे पर हम फिर आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दी है। नमस्कार सर। थैंक यू न्यूज़ 24 अफेयर का मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, और पेरेंट्स से स्टूडेंट से बात करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स।